नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से तो कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा करते ही हैं, साथ ही आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बस एक फोन कॉल की दूरी पर आप हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं और उनसे सुझाव ले सकते हैं। तो आइए आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के विषय हैं गन्ने की वैज्ञानिक खेती और गेहूं फसल की देखभाल। जी हाँ, गन्ना और गेहूं दो बहुत ही प्रमुख फसलें हैं हमारी और इनसे जुड़े विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनसे जुड़े कोई सवाल अगर आपके पास है तो आप जरूर हमें कॉल करेंगे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक कृषि सेवाएं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर तेवतिया। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर दिनेश कुमार भी मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर दिनेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गन्ने की वैज्ञानिक खेती पर हम विस्तार से बातचीत करें। उससे पहले डॉक्टर तेवतिया हमें बताएं कि गन्ना जो है एक बहुत ही मुख्य फसलों में से एक है और कितने पैमाने पर इसकी खेती की जाती है और अभी बुआई का जो सही समय है गन्ने के लिए वो क्या होगा? देखिए, ये हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में बहुत ही अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है जी। और ये एक ऐसी फसल है कि इसमें हम उत्पादकता काफ़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। जितना हम अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इसकी पैदावार को इवन जितना पैदावार अब ले रहे हैं किसान, इससे दुगनी भी कर सकते हैं अगर इसके हर एक पहलू पर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, तो इसलिए जो वैज्ञानिक तरीके हैं खेती के उन्हें अपनाने चाहिए और किस तरह की हो ये वैज्ञानिक खेती की विधियां, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ने की खेती से काफी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। विषम परिस्थितियां भी गन्ने की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ने की खेती अपने आप में सुरक्षित और लाभ की खेती मानी जाती है। गन्ने की खेती में जोखिम काफी कम रहता है। इस पर रोग, कीट और विपरीत परिस्थितियों का अपेक्षाकृत कम असर होता है। गन्ने की किसी भी अन्य फसल से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ऐसे में गन्ने की खेती में साल भर उपलब्ध साधनों और मजदूरों का सदुपयोग हो जाता है। गन्ने की वैज्ञानिक खेती करके किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्य जनवरी से फरवरी, मध्य क्षेत्र के लिए मध्य फरवरी से मध्य मार्च और पश्चिमी क्षेत्र में मध्य फरवरी से मार्च है। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लाही आदि से खाली खेतों में कार्बनिक खादों का उपयोग करते हुए खेत की तैयारी करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई से पहले मृदा परीक्षण कराएं और संस्तुति के अनुसार संतुलित उर्वरकों की व्यवस्था करें एवं उनकी बुआई सुनिश्चित करें। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करें। पाले से बचाव के लिए खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग शीघ्र पकने वाली किस्मों के अंतर्गत रखें। इसके साथ ही बुआई के लिए स्वस्थ बीजों का चयन कर उनका प्रबंध करें।
जी हाँ, तो गन्ने की फसल के बारे में और कौन सी वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। और गेहूं की फसल की देखभाल की जहां तक बात है तो डॉक्टर दिनेश बताएं कि ये जो मौसम है और ये जो समय है इसमें किसानों को किस किस तरह की कृषि क्रियाएं करनी चाहिए एक अच्छी उपज हासिल करने के लिए गेहूँ की। जी, गेहूँ की फसल आमतौर पर किसान भाई नवंबर के महीने में लगाते हैं जी। और कई बार पिछाया गेहूं भी हो जाता है, वो दिसंबर में लगाते हैं। हमने देखा कि 10 जनवरी तक भी किसान गेहूं लगाते हैं, हालांकि वो ठीक नहीं है, आपको समय से गेहूं लगाना चाहिए। इसी कारण हमारी जो गेहूं की फसल है वो इस समय अलग अलग अवस्थाओं पे होगी। कहीं आपकी 1 महीने की होगी और कहीं 2.5 महीना 3 महीने की होगी। कहीं पर उसमें कल्ले बन रहे होंगे और कहीं पर उसमें बालियां निकल रही होंगी। वैसे ज़्यादातर गेहूं में इस समय बालियां निकलने वाली हैं या निकल चुकी हैं और फूल अवस्था पे गेहूं आने वाला है। तो ऐसी दशा में आपको सिंचाई का या पानी की खास व्यवस्था रखनी है। पछेती फसल में आपको अगर उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है तो उनको करना है, और साथ ही साथ कोई भी फसल हो उसकी आपको कीड़े मकोड़े, बीमारी, खरपतवारों से उसकी सुरक्षा भी आपको करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और किस तरह से कीट और बीमारियों से अपनी फसल को बचाए, कौन कौन से उपाय करें, इसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। उत्तर भारत के राज्यों में गेहूं एक सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में गेहूं वर्षा द्वारा सिंचित फसलों में उगाया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 70% गेहूं केवल 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। गेहूं फसल की संपूर्ण अवधि में लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसके क्राउन यानी छत्रक, जड़ों और बालियों के निकलने की अवस्था में सिंचाई काफी जरूरी होती है, नहीं तो उपज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। गेहूं के लिए आमतौर पर 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। भारी भूमि में 4 और हल्की भूमि में 6 सिंचाइयां काफी होती हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार होने की आशंका भी रहती है। खरपतवार ऐसे पौधों को कहते हैं जो बिना बुआई किए खेतों में उगाते हैं और बोई गई फसलों को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए खरपतवारों की समय से रोकथाम बहुत आवश्यक है। खरपतवार फसलों को प्राप्त होने वाली 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटास और 39% कैल्शियम तक का उपयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदायक कीटों और रोगों को भी आश्रय देकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। साथ ही फसल से समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जिंक फॉस्फाइड या एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया से बने चारे का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। और डॉक्टर दिनेश, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है, क्या इस समय रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना सही रहेगा? जी बिल्कुल। इसमें जो हमने पछेती गेहूं बोया है, जी। कुछ किसान भाई बहुत लेट हो जाते हैं, तो उसमें तो आप रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी 25 से 30 दिन पुरानी फसल है तो उसमें आप रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन गेहूं के लिए अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हैं, 1 महीने से ज़्यादा की फसल हो गई है और जैसा कि अब हो ही गई है, 2.5-3 महीने की हो गई है, तो उसमें आपको हाथ द्वारा ही खरपतवार निकालने पड़ेंगे। आप खुरपी, कस्सी या होइंग मशीन आती हैं, उनके जरिए निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। और ऐसी अवस्था पे अब रसायनों का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रसायन है ही नहीं इस अवस्था पे खरपतवार नियंत्रण के लिए। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर तेवतिया, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो वसंतकालीन गन्ने की बुआई किसान करना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें खेत की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खेत की तैयारी के लिए? देखिए किसान भाइयों, गन्ने की फसल को जो है तैयार करने के लिए खेत को, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गहरी जुताई करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो गन्ने की जड़ें हैं वो 50 सेंटीमीटर तक जाती हैं, और जो परंपरागत जो इम्प्लीमेंट हम यूज कर रहे हैं यंत्र, आजकल जो जमीन है 15 सेंटीमीटर से नीचे काफ़ी ठोस हो चुकी है, तो उसकी वजह से जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से गन्ना गिर जाता है
और उसकी बढ़वार भी अच्छी नहीं हो पाती जो हम पैदावार लेना चाहते हैं। तो जो सब सॉइलर आता है उससे हमको जरूर गहरी जुताई करनी चाहिए, उससे लगभग 2.5 फुट तक की जुताई होती है जी। उसके बाद में हमको जो अपना टिलर है, टिलर जो कल्टीवेटर कहते हैं, उससे 2-3 जुताई करनी चाहिए। क्योंकि ये जुताई का इसलिए महत्व है क्योंकि इसकी जो बुआई है वो भी अगर हम गहरी करेंगे तो गन्ना गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो गन्ने की, माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा डॉक्टर तेवतिया, इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे कि और किन बातों का ध्यान रखें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। शरद कुमार जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शरद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ गन्ने की फसल की बुवाई के बारे में थोड़ा बताएं। जी, कोई खास सवाल बुवाई से जुड़ा हुआ? किस मौसम में बुवाई करना सबसे उचित रहता है? जी शरद कुमार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जो शरदकालीन समय है, जो अक्टूबर नवंबर में जो बुआई करते हैं गन्ने की, वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि इधर विशेषकर जो उत्तरी भारत है, इसमें हम नवंबर में हमारी शुगर मिल चल जाती हैं और नवंबर तक हमको उसकी पूरी ग्रोथ लेनी पड़ती है। तो शरदकालीन गन्ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन किसानों को एक लोभ रहता है कि जाड़ों में वो गेहूं की फसल लें और गेहूं की फसल के बाद में गन्ना बोएं। तो वो फिर जो है ये बसंतकालीन गन्ना बोया जाता है। तो बसंतकालीन गन्ना जो है, अगर आप सरसों बो रखा है उसमें, उसके बाद बो सकते हैं। और ज्यादातर देखिए 70% जो बुआई है उत्तरी भारत में वो गेहूं कटने के बाद में करते हैं किसान, क्योंकि ये उनका भी वाजिब है क्वेश्चन की गेहूं की फसल उनको लेनी है पूरी। तो और 30% जो बुआई है वो ही केवल शरदकालीन में किसान लोग करते हैं जी। तो ये तो रहा इसकी बात। लेकिन जो बुआई के समय और जो तैयारी की बात चल रही थी खेत की, उस समय हमको जो खाद है, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर की गली सड़ी खाद अगर अवेलेबल है तो 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसे डालें। अगर वो नहीं है तो किसान भाई गन्ना डालते हैं शुगर मिल पे, प्रेस मड होती है, 40 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रेस मड को डालें जी। तो और जो फास्फेट फर्टिलाइजर हैं हमारे, उनको, और अगर जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि जो मृदा टेस्ट के आधार पर हमको डालने चाहिए, अगर उसमें जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट 10 से लेकर 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें डालें खेत में। और अगर आयरन की कमी है तो फेरस सल्फेट भी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। बिल्कुल। तो और सल्फर की भी आजकल बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, तो सल्फर का फर्टिलाइजर जो है वो भी जरूर किसान भाई डालें, क्योंकि उसके बाद में गन्ने में फर्टिलाइजर डालने के लिए केवल नत्रजन उर्वरक रह जाता है। और पोटासिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फर सब जो है वो बुआई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए जी। एक और मैं तैयारी की बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा जी। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा डॉक्टर तेवतिया। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। भूपेंद्र जी इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश मेरी यही रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। जय हिंद मैडम। जी जय हिंद, पूछिए अपना सवाल। मैडम, वो छोटा छोटा ना सुनना निकल रहा है सामने में से ना, जो वो गेहूं का बाली निकल रहा है ना, उसमें ना हरा कलर से ना फफूंद निकल रहा है। अच्छा, हरे कलर का फफूंद निकल रहा है या उसको फफूंद निकल रहा है, उसमें ना छोटा छोटा इल्ली है और ना जो तना छेदक वाला रहता है, तना छेदक वाला। हाँ, तना छेदक था। क्या वो कीड़ा आपका गुलाबी रंग का है? नहीं, हरा कलर का है। हरा कलर का तना छेदक लगा हुआ है गेहूं में। हाँ, और उसमें ना उसका बाली भी ना निकल रहा है, अभी छोटा छोटा है पौधा, अभी उसका ना पौधा छोटा हो रहा है, मतलब फल बड़ा नहीं हो रहा है जी। उसमें मतलब कीड़ा लगा हुआ है आपके उसमें। हाँ। तो इसके लिए आप जो है ना, आपको एक दवाई की जरूरत पड़ेगी, क्लोरपायरिफास नाम की दवाई है। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी, ध्यान से सुने, 2 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर पानी, ऐसा आप 500 लीटर घोल बना लें
और प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, बराबर बराबर छिड़काव करें, तो जो ये आपके कीड़ों की समस्या है ये हल हो जाएगी इससे। जी उपेंद्र जी, मुझे उम्मीद है इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे और इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी गन्ने की फसल के बारे में और गेहूं की फसल के बारे में कि किस तरह से आप देखभाल करें फसल की और कौन सी वैज्ञानिक विधियां आपको अपनानी चाहिए ताकि अच्छी उपज आपको मिल सके। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज इस कार्यक्रम में हम गन्ने की वैज्ञानिक खेती और गेहूं फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। गोपीराम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी गोपीराम जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, हमारे चने के फसल के अंदर खरपतवार है। जी हाँ जी, चने की फसल में खरपतवार है। गन्ने की फसल गोपीराम जी आपने बुआई कब तो उसके अंदर कौन सी दवाई डालें आपकी? चने की फसल में खरपतवार है। गोपीराम जी पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। टीवी की आवाज कम कर रहा हूँ। जी ठीक है जी, डॉक्टर तिवतिया पूछ सकते हैं। हाँ जी गोपीराम जी, आपने कब बुआई की थी गन्ने की और कितना बड़ा गन्ना है आपका? गन्ना नहीं सर, चने की फसल। चना। अच्छा, चने की फसल है। चने की फसल तो चने में जो है ना, इस समय पे आपका कोई भी खरपतवार नाशी उपलब्ध नहीं है। इस समय आप सिर्फ गुड़ाई करके उसकी खरपतवारों को आप निकाल सकते हैं। नहीं, चने बढ़ाई नहीं कर रहे हैं सर, बढ़ नहीं रहे हैं साथ में। अच्छा, चने की फसल अब आपकी बढ़ नहीं रही है, तो इस समय आपको क्या करना है, 2% यूरिया का घोल बनाओ आप। हाँ जी। और उसका आप छिड़काव कर दो। 2% है? हाँ, 2% का यूरिया का घोल आप छिड़काव कर दो। और इसमें ये ध्यान रखना कि फूल ना आ रहा हो उस समय पे। अगर फूल आना बंद हो गया हो तब छिड़काव करना। फूल आते समय आपको कोई छिड़काव नहीं करना इस तरह का, क्योंकि उसमें नुकसान हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए गोपीराम जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इस सुझाव पर अमल भी करेंगे। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी कि गेहूं की फसल जो है किसान बीज उत्पादन के लिए भी लगाते हैं, तो ऐसे जो किसान हैं उन्हें इस वक्त खास तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल बीज उत्पादन के लिए लगाई है, सबसे खास ध्यान आपको ये रखना है कि कंडवा रोग जैसे गेहूं में आता है, सब जानते हैं, काली बाल हो जाती है, तो उस तरह की बाल आप तुरंत निकाल दें। काट के उसको या उखाड़ के और पन्नी में रख के कहीं दूर उसको ले जाएं और दूसरे पौधों पे उसके जो बीजाणु होते हैं, काला चूर्ण होता है, वो ना गिरे। फिर साथ ही साथ जो दूसरी किस्म के पौधे उसमें आ गए हैं, कई बार कुछ पौधे आपको देखने में लगेंगे कि पत्तों का रंग अलग हो, पत्तों का आकार अलग हो, या पौधे की लंबाई ज़्यादा हो, उसके आधार पर आप ऑफ टाइप्स जो दूसरी किस्मों के पौधे उसमें आ जाते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं और उनको निकालना अत्यंत जरूरी होता है। साथ ही साथ खरपतवारों को बिल्कुल आपको खेत से निकालना है। बंदरी हो आपकी या गुल्ली डंडा कहते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए खेत में आपके। और जो दूसरे खरपतवार हैं, सभी तरह के खरपतवार निकालें। साथ ही साथ फसल में आप देखते रहें कोई रोग ना आ रहा हो। रोग
या कीड़े मकोड़े बीमारी आती हैं, इनका ध्यान रखें और इनको तुरंत आप जो है इनका नियंत्रण करें, क्योंकि बीज फसल में ये चीज़ें सब नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी आपकी बीज की फसल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए गन्ने की फसल के बारे में भी बातचीत करते हैं। और डॉक्टर तेवतिया, आपसे जानना चाहूंगी कि जो वसंतकालीन गन्ना लेना चाहते हैं तो क्षेत्रवार आप कुछ अच्छी उन्नत किस्मों के बारे में यहाँ पर सुझाव दें, किसान कौन सी किस्मों का चुनाव करें वो? देखिए, ज़्यादातर आज कल जो बुआई कर रहे हैं किसान लोग वो 0238 है, CO 0238, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसने जो हमारे गन्ने के किसान हैं उनकी किस्मत बदल दी है। किस्मत कैसे कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और आजकल लगभग 90 से ऊपर 90% से ज़्यादा जो किसानों के खेत में है वो CO 0238 वो बोई हुई है जी। लेकिन अभी क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इवन इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस वैरायटी में जो लाल सड़न रोग है गन्ने का वो आने लगा है। वो उससे एक बहुत ही चुनौती किसान के सामने आ गई है और जो हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं सरकार के, उन्होंने भी इस बीज का उत्पादन अब बंद कर दिया है। तो इसके लिए किसानों को एक इसकी जो वैकल्पिक जो वैरायटी है उसका चुनाव करना होगा। उसमें एक वैरायटी है अभी नई निकली है CO 15023, या उसकी जगह पे एक पुरानी वैरायटी भी है CO 0118। इनको इनकी बुआई करें। किसान भाई ये ध्यान में रखें कि एक से ज्यादा किस्म अपने खेत में बोएं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वैरायटी में जो है काफी रोग आ जाते हैं तो गन्ने की बीज का अभाव हो जाता है। ये तो हुई वैरायटी की बात, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गन्ना और बीज इन दोनों में किसान भाई अंतर को समझे। अच्छा। पूरा गन्ना बीज नहीं होता। ठीक। अगर हम बीज के लिए गन्ने को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पूरी लेंथ का जो ऊपर का 1/3 हिस्सा है उसको गन्ने के बीज के रूप में किसान भाई उसको प्रयोग करें। उसका कारण है कि जो ऊपर की जो बड्स होती हैं, जो आंखें होती हैं, वो बहुत यंग होती हैं, जवान होती हैं और उनका अंकुरण बहुत तेजी से होता है। और जो नीचे की जो आंखें हैं उनका अंकुरण जो है बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर तेवतिया बातों पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे आपसे कि किस तरह से बुआई करनी चाहिए किसानों को वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है सनी जी देहरादून से। उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। जी सनी जी। हेलो जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर ये मैम मुझे गन्ने की CO 8272 वैरायटी है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। गन्ने की किसी खास वैरायटी का जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी, कौन सी वैरायटी है मैम? ये CO 8272 है। अच्छा, डॉक्टर तेवतिया। ये सनी कुमार जी, आप बहुत सही नाम ले रहे हैं वैरायटी का, और इसको भी आजकल जो 0238 है उसके विकल्प के रूप में किसान लोग बो रहे हैं। तो आप इस वैरायटी को निसंकोच बो सकते हैं। ये अर्ली वैरायटी है और अच्छी पैदावार देती है। लगभग सर 1 एकड़ में कितना पैदावार दे देगी? 1 एकड़ में देखिए उपज की अगर बात करेंगे तो गन्ने की उपज जो है आप क्या क्या प्रक्रियाएं गन्ने के लिए अपना रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बीज आ गया या फल आ गया, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अगर खेत की अच्छी तैयारी करेंगे 1.5 फुट तक जो रहती हैं, इसकी 80% जड़ें 1.5 फुट तक गहराई में जाती हैं। तो आप गहरी जुताई करें 1.5 फुट तक, खाद पानी का अच्छा ध्यान रखें, तो आप इसकी 500 कुंटल पर एकड़ तक भी ले सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में 300 कुंटल प्रति एकड़ की उपज है जो एवरेज उपज है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जो अच्छे किसान हैं वो 1000 क्विंटल तक भी पर एकड़ की उपज ले रहे हैं। तो उपज जो है इसकी बहुत वेरी करती है, वो आपकी जो आप इसके सस्य क्रियाएं करेंगे उन पर डिपेंडेंट करेंगे। तो किस लेकिन वैरायटी अच्छी है करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो सन्नी जी, मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे उसके आधार पर आप गन्ने की खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छी उपज मिलेगी। डॉक्टर तेवतिया, से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह जो आंखें हैं वो उसका जो चुनाव है वो किस तरह से करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बुआई से पहले। मैं चाहूंगी कि इसको आप थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। जी, ये बहुत जरूरी है जानना। आंखों की जो बात हो रही थी, तो जो 1/3 गन्ना उसको बोए किसान और उसकी सिंगल बड़, एक बड़ को काट कर बोए।
इसका रीजन ये है कि जब 2 आंखों का गन्ना बोता है किसान या 3 आंखों का बोता है तो उसमें क्या है, एक गन्ने की आंख अपोजिट इधर होती है तो दूसरी तरफ होती है। तो अगर हम गन्ने को किसी भी तरफ से डालेंगे तो एक आंख उसकी नीचे पहुंच जाएगी। अगर हम जो एक बड़ सिंगल बड़ जिसको कहते हैं, एक बड़ काटेंगे तो उसको सभी आंखों को हम ऊपर करके बो सकते हैं। तो उसमें जो है हमारा जो अंकुरण प्रतिशत है वो अच्छा रहेगा। तो और अंकुरण जो पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा होगी गन्ने की पैदावार हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम अंकुरण को सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यवान जी भिवानी हरियाणा से। उनका सवाल लेते हैं। सत्यवान जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सत्यवान जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ जी कई वर्ष से। ठीक है। तो गन्ना है जी वो कम निकले है, मेरे चारों तरफ धान लगे हैं जी गन्ने के। अच्छा। और वो धान का पानी गन्ने में रिसाव हो जाए है जी। अच्छा ठीक है। आसपास धान के खेत है? हाँ जी, ये उसके बारे में ये पूछना है जी, बेड बना के गन्ना लगाया जा सके या नहीं लगाया जा सके जी। ठीक है, आइए जानते हैं। ये सत्यवान जी, पहला तो ये करिए कि आप जो अपने मेंढ हैं उनको अच्छी तरह से मजबूत कर दीजिए जिससे कि धान का पानी बराबर गन्ने के खेत में ना आए। ठीक है। दूसरी बात ये है जो आपने बेड की बात की थी, गन्ने को ट्रेंच में बोया जाता है, गहरा होना चाहिए जमीन से। तो बेड पे बोएंगे तो वो बाद में बेड बनती है। जब ट्रेंच में गहरा बोने के बाद में उस पे जब मिट्टी चढ़ाई जाती है तो वो अपने आप ऊंची बेड बन जाती है। लेकिन आप अगर पहले कहें कि हम उसको ऊंचे बेड पे बोएं तो वो जो है वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया जड़ें बहुत गहरी जाती हैं और अगर ऊपर आप बेड पे बोएंगे ऊपर रहेंगी और वो गिर जाएगा गन्ना आपका, क्योंकि फसल बहुत ऊंची बढ़ती है। तो गहरी जुताई की आजकल जो है वकालत करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो आप बेड पे ऊपर बोने का ना सोचें। इसमें ये भी है सर कि जैसे कुछ किसान फ्लैट मेथड से बोते हैं, प्लेन जमीन पे बोते हैं, तो उसमें आप गूल बना सकते हैं। आपका मई जून के महीने में आप उसमें गूल बना दें तो पानी आपका गूल बना के मिट्टी चढ़ जाएगी आपकी दोनों तरफ, तो वो पानी आपका नुकसान नहीं करेगा गन्ने को, क्योंकि पानी आपको जुलाई अगस्त में आएगी बरसात, तो उस टाइम गूल अगर रहेंगी तो ये इस तरह के नुकसान से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो है बीज उपचार। हाँ ठीक है। तो बीज उपचार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जो फंगस जनित होती हैं और मृदा से फैलती हैं। तो अगर बुआई के समय उनका ध्यान रखा जाएगा तभी हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आजकल चुनौती बनी हुई है लाल सड़न रोग है जो गन्ने का, तो उसमें हम उसका जो मृदा जनित है वो और फंगस है उसकी जो है, तो उसका हमें अभी इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए सबसे अच्छी दवा है थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WG होती है। इसकी 500 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होती है। 500 ग्राम मात्रा को लगभग 250 लीटर पानी में घोल बना लें और उसके जो सिंगल बड़ काटी होंगी बीज को, उसको कम से कम 1 घंटे तक जो है उसमें डुबाए रखें। अगर उसमें ज़्यादा भी समय तक डुबाए रखेंगे कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा तरीका है MH80 जो एक मशीन होती है जो कि शुगर मिल्स पर होती है। उसमें जो है जो गर्म भाप होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसमें 2 घंटे तक गन्ने के जो पीस हैं, गन्ने की जो बड़ है उनको रखा जाता है, तो उससे भी इसका उपचार होता है। तो बीज उपचार बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर तिवतिया आगे जानेंगे इसके बारे में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राजेश जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राजेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, मेरा सवाल है जी सरसों के बारे में। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? सरसों के बारे में ये जानना चाहता हूँ जी, सिंचाई 2 सिंचाई की है और 3 महीने की फसल हो गई है, 90 दिन की फसल हो गई है जी। ठीक है।
मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ भी और सिंचाई की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, आपकी फली का विकास हो रहा है और फली में दाने का विकास हो रहा है, और आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ की मिट्टी तो वैसे भी हल्की होती है, तो अगर आप इस अवस्था पे एक हल्की सिंचाई कर देंगे तो आपकी फसल को लाभ ही मिलेगा, उससे फायदा होगा। ये आप कर सकते हैं, एक हल्की सिंचाई। हाँ, लेकिन देखो ऐसा है राजेश जी, इस बात का ध्यान रखना कि जब फली आ जाती है, वजन हो जाता है सरसों के पौधे में, तो आप ऐसे समय पे सिंचाई करें जिससे कि हवा ना चल रही हो। हवा का बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपकी फसल गिर जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल राजेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की बात हो रही है तो गेहूं की जो फसल है उसमें किस तरह सिंचाई प्रबंधन किसानों को करना चाहिए? गेहूं की फसल में मोटे तौर पे जो है 20 से 25 दिन के अंतर पे 5 से लेकर 6 सिंचाई करनी पड़ती है। जी। पहली सिंचाई जब उसमें कल्ले बनना शुरू होते हैं 20 से 25 दिन बाद, जो उसमें एक तरह से क्राउन रूट्स निकलती हैं, उस समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, जब उसमें कल्ले बन रहे होते हैं, कल्लों का विकास हो रहा होता है। तीसरा पानी गांठ बनते समय, जो 60 से 65 दिन पे अवस्था आती है बुआई के। और चौथा पानी फूल अवस्था, जैसे आपकी बालियां निकलती हैं उसी समय फूल अवस्था शुरू हो जाती है, जो 80 से 85 दिन बाद आती है। इस पे सिंचाई करें। और अगली सिंचाई आपको 100 से 105 दिन पे, जब दाने में दूध पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर सिंचाई 120 से 125 दिन पे करें। तो ऐसे करके 20 से 25 दिन के अंतर पे आप सिंचाई करते रहें अगर सिंचित अवस्था का गेहूं है। कई बार ऐसा होता है किसान के पास 2 या 3 पानी होते हैं, तो वो फिर जरूरत के हिसाब से सही अवस्था पे पानी लगाए, ये जरूर। ठीक है, तो इसी तरह से गेहूं की फसल की देखभाल किस तरह से करें और गन्ने में किस तरह से वैज्ञानिक विधि अपनाते हुए अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम गन्ने फसल की वैज्ञानिक विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही गेहूं की फसल की देखभाल किस तरह करें, इस पर भी हम जानकारी ले रहे हैं हमारे खास मेहमानों से। आप भी अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। ब्रिजमोहन जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रिजमोहन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट होती है और आप अपना सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सर।
जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बिल्कुल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हम ये पूछा था, हमारी गेहूं में नीचे से पीला पीलापन आ रहा है सर, उसमें श्रीराम 111 का बीज है। कब लगाई थी फसल? मैं उसको लगभग डेढ़ महीने हो गया। ठीक। आपके पत्तों पे पीले रंग की धारियां बन रही है क्या? नहीं सर, वो नीचे से पीला पीला पड़ रहा है सर, उसमें मतलब कीटनाशक भी डाल दिया। नीचे आपने कोई उसमें घास मारने की दवाई तो नहीं डाली उसमें? नहीं, घास डालने की दवाई नहीं डाली सर, यूरिया में उसमें कीटनाशक मिला के डाला है सर। यूरिया और कीटनाशक मिला के डाला है आपने? यूरिया का घोल आपने कितना % का बनाया था? सर उसमें 1 बोरी प्रति एकड़ डाला है सर। 1 बोरी प्रति एकड़ आपने, अच्छा छिड़काव, अच्छा वैसे किया आपने। देखिए पीलापन आपकी फसल में कई कारणों से आ जाता है। आपको उसमें जैसे यूरिया नाइट्रोजन की कमी से तो नहीं लग रहा, आपने यूरिया डाल दिया उसमें, और इसमें कई बार दीमक आ जाती है। तो आप ध्यान से देखें कि आपके खेत में कहीं दीमक तो नहीं लगी हुई है, उसकी आप पहचान करें। दूसरा, कई बार इसमें पीला रतुआ नाम का रोग आ जाता है, जिसमें शुरू में पत्तों के किनारों पे जो है ना पीले रंग की धारियां बनती हैं, और फिर ये रोग बढ़ता जाता है और कई बार तो पाउडर बन जाता है पीले रंग का, और ये पाउडर आप अगर खेत से निकलते हैं तो आपके कपड़ों पे भी लग जाता है और जमीन पे भी पीले रंग का पाउडर आ जाता है। आपको गौर करना है कहीं ये पीला रतुआ तो नहीं है, क्योंकि पीलेपन के बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ से ऐसे अनुमान लगाना मुश्किल होगा, तो आपको ये 2-3 बातें देखनी होंगी। एक तो दीमक का हमला तो नहीं है, और दूसरे उसमें पीला रतुआ का हमला तो नहीं हुआ है। उसी के हिसाब से यहाँ पे जानना चाहूंगी कि अगर दीमक का हमला हुआ हो तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दीमक अगर आ जाती है तो ये क्या करती है, जड़ को खा जाती है, तने को काट देती है नीचे जमीन के साथ से, और पौधा पीला होकर सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, और ये किसी भी अवस्था पे आ जाती है। इसमें कच्ची खाद जो गोबर की होती है उसका प्रयोग ना करें, खेत में एक आप हल्की सिंचाई करें, और साथ ही साथ अगर ज्यादा हमला है तो आप क्लोरपायरीफॉस नाम की दवाई आती है, उसकी 3 लीटर मात्रा लें और करीब 20-25 किलो रेत में उसको मिला लें। रेत में मिला के आप उसको पूरे हेक्टेयर में जो है छिड़क दें, और फिर हल्का पानी ऊपर से लगा दें। ये सबसे आसान तरीका है, आपकी दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल। दिनेश जी, इसके अलावा पीला रतुआ के लक्षण के बारे में भी आपने बताया, कैसे नियंत्रण करें? जी बिल्कुल, पीले रतुए के नियंत्रण के लिए आपको प्रोपेकोनाजोल नाम की एक दवाई आती है, उसका 0.1% का घोल बनाना है, यानी 1 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर पानी, ऐसा आप लगभग 500 लीटर का घोल बना लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। अगर पीला रतुआ फिर भी बना रहता है तो 10-12 दिन बाद आप इस छिड़काव को दोहरा सकते हैं, पीले रतुए का नियंत्रण हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जी इस वक्त झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कुलदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। हेलो मैम। हेलो जी कुलदीप जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी बताइए अब क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ। हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ मैम, मैं जी कुलदीप जी, टीवी की आवाज बंद कीजिए। पहली बार काले गेहूं की खेती की है मैम। काले गेहूं की खेती की है? जी मैम, इस बार मैंने ये हुआ है कि पहली बार की है, उसका उतना जानकारी था नहीं, तो करीब मैंने 25 दिन पे पहला पानी दिया था और दूसरा पानी लेट हो गया है। अभी जैसे पानी तो डला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वो ज्यादा घाम लग जाता है तो वो उमट सी जाती है, वो जैसे सूख सी रही है, ऐसे लग रहा है गेहूं में। देखिए, ये जो काले गेहूं की बात आप कर रहे हैं, ये अभी किस्में अभी हमारे देश में विमोचित नहीं हुई है, ये रिलीज नहीं हुई है। इनको पैदा कर रहे हैं आप, अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई संस्थान इसको रिलीज नहीं हुई है वैरायटी। तो अभी जब तक ये वैरायटी रिलीज नहीं होती सरकार की तरफ से, संस्थान की तरफ से, तब तक मेरी यही सलाह होगी कि आप इस तरह की किस्मों को ना लें। और अगर फिर भी आपकी, चूंकि भाषा ठीक से हमारी समझ में नहीं, उमस रहा है इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, फिर भी आपके नज़दीक में जो है वो झांसी में ही कृषि विश्वविद्यालय है, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विशेषज्ञों से आप संपर्क करें, फोटो भेजें उनको या उनसे जाके मिलें, अपनी फसल के बारे में आप जानकारी लें और वहीं से आपका इसकी समस्या का समाधान हो सकता है।
जी बिल्कुल कुलदीप जी, आप जरूर इस सलाह पर अमल करें। और चूंकि विमोचित नहीं है ये किस्म और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अगर फिर भी जानकारी चाहिए तो बेहतर है आप नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क करें। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तेवतिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो गन्ने की बुआई है उसके लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि जो है वो किसानों को अपनानी चाहिए? देखिए, वैसे तो किसान जो अब बुआई करता है वो अपना ट्रेडिशनल मेथड अपनाता है कि 3 फुट पर वो रेजर से बुआई करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक बहुत जोर देकर जिसको प्रमोट कर रहे हैं वो है वाइड स्पेसिंग, जिसमें 4 फुट पे बुआई की जाती है और ट्रेंच मेथड से की जाती है। अच्छा। और उसमें सिंगल बड डाल के की जाती है। ठीक। तो ये मेथड सबसे बढ़िया है। दूसरा है एक पिट मेथड, जिसमें गड्ढे खोदे जाते हैं, उसमें खाद वगैरह सब मिला के, उर्वरक मिला के, और उसमें जो है बर्ड्स को जो है गन्ने के बीज को बो दिया जाता है। उससे भी बहुत अच्छी पैदावार होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, ये बात मैं ये कह रहा हूं कि 2 चीजों पर किसान बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 गहरी जुताई, दूसरा बीज उपचार जी। क्योंकि अगर बीज उपचार के समय वाली जो मृदा जनित रोग हैं अगर वो लग गए तो फिर आगे उसका इलाज नहीं हो पाता है। ठीक। जिनमें मेन है पोका बोइंग और जो मैंने पहले बताई लाल सड़न रोग। तो उसमें मृदा को जो है जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा से 5 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की हिसाब से उसको ट्राइकोडर्मा को पहले 4 कुंटल जो गोबर की खाद होती है अच्छी, उसमें मिला के 1 हफ्ते तक उसमें जो उसकी ग्रोथ करें और उसके बाद में जमीन में डाल दें। तो और दूसरा ये है कि अगर आपका लाल सड़न रोग लगा हुआ है तो उस खेत में गन्ने की बुआई ना करें। दूसरा, अगर पौधा है, आपका फसल पौधा है, तो उसमें पेड़ी ना लें, उसको उजाड़ दें और उसके मृदा को अच्छी तरह से ट्रीट करें। तो बुआई की मेथड जो है ट्रेंच मेथड या पिट मेथड, ये 2 मेथड ऐसी हैं कि जो किसान को ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सकती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उदयवीर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी, गेहूं में जो बालियां हैं वो काली हो गई जी। अच्छा। इक्की दुक्की काला पाउडर है। हाँ जी, उसके बारे में इक्का दुक्का बाली काली हो रही है या पूरी? इक्का दुक्का। हाँ, इक्का दुक्का हो रही है। और ये फसल आपकी बीज के लिए है, किसके लिए है? नहीं जी, घर के लिए। घर के लिए, ठीक है, कोई बात। देखिए, ये एक कंडवा रोग होता है, किसान भाई इसको जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें दानों की जगह पे पाउडर भर जाता है, काले रंग का पाउडर भर जाता है और ये बीज जनित रोग है, ये बीज से आता है। कई बार किसान भाई बीज का उपचार नहीं कर पाते तो ये रोग आ जाता है। कोशिश करनी चाहिए सभी को कि बीज का उपचार जरूर करें। अगले साल आप गेहूं लगाएंगे उस समय बीज का उपचार करें। और इस समय पे आप इस तरह की बालियों को जड़ सहित पौधे को उखाड़ के या काट के आप किसी पेपर बैग में उसको भर के और खेत से दूर ले जाएं। और इसके अलावा आपको मेरी समझ से इसमें दवाई वगैरह छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रोग से कोई खास हानि नहीं होती है। हाँ, अगली फसल में ना जा पाए अगर आप बीज फसल कर रहे हैं तो इस तरह की बालियों को आप अलग कर दें, क्योंकि ये दाना आपको खाने में इस्तेमाल करना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ जगह पे अगर ये बहुत भारी मात्रा में आ जाता है तभी ज़रूरत है। मान लो 10% 20% बालियों में आ गया, तब आप किसी जो फंजीसाइड है जैसे बावस्टीन है या प्रोपेकोनाजोल है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से। हालांकि आपके केस में उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो उदयवीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह से गन्ने और गेहूं की फसल की देखभाल के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। और हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें आज हम गन्ना और गेहूं की फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहां पर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। जी महेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी हेलो मैडम। जी हेलो जी महेंद्र जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछें। महेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? मैडम ये जो गन्ने के लिए 419 नंबर, मैडम ये 419 नंबर जो गन्ना आता था। जी हेलो जी महेंद्र जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से पूछिए। मैडम जो 419 नंबर जो गन्ना आता था ना, 40 नंबर गन्ना कुछ बता रहे हैं। 419 नंबर वो गन्ना आता था। 419, ठीक है। हाँ ठीक है। डॉक्टर तेवतिया, यहाँ पे कोई सुझाव देना चाहते हैं आप क्या? अभी महेंद्र जी, आपका गुड़ बनाने के लिए आपका जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं है। गुड़ के लिए क्या ये किस्म अच्छी है गन्ने की? गुड़ के लिए देखिए, गुड़ के लिए आप किसी भी किस्म से गुड़ बना सकते हैं। और गुड़ बनाने के तरीके पे भी निर्भर करता है कि गुड़ अच्छा है या गलत है। तो उसमें जो गुड़ बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं, और आप गुड़ बना सकते हैं, किसी भी वैरायटी से गुड़ बना सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बातचीत में, और डॉक्टर तेवतिया आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे किसान जो कि गेहूं की फसल के बाद गन्ना लेना चाहते हैं, जो पछेती किस्म गन्ने की लेना चाहते हैं, वो उन्हें अच्छी उपज मिले, इसके लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और ज़्यादातर ये समस्या रहती है कि जब गन्ने के बाद में गेहूं बोते हैं तो एक तो उसमें अंकुरण जो होता है वो कम होता है गर्मी की वजह से, और अगर अंकुरण कम हो गया तो फिर पैदावार कम होती ही होती है। दूसरा कारण ये है कम पैदावार का कि उसके लिए समय बहुत कम रह जाता है। नवंबर या जाड़ों में तो नवंबर के बाद ग्रोथ गन्ने की ठंड की वजह से उत्तरी भारत में वैसे ही कम हो जाती है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका किसान भाइयों ये है कि आप उसकी गन्ने की बड्स की नर्सरी लगा लें। अच्छा। तो उसको पहले उगा के रख लेंगे तो गेहूं के बाद आप डायरेक्ट उस नर्सरी की आप अगर सोइंग करेंगे अपने खेत में तो आप 2 महीने पहले पहुंच जाएंगे। यानी कि आपको 2 महीने का पहले फसल जो है 2 महीने का पीरियड और ज़्यादा मिल जाएगा। और जैसे ही खेत में आप उसकी नर्सरी लगाएंगे उसके बाद तुरंत खाद पानी डालेंगे तो आपकी फसल एकदम लहला उठेगी और आपको अच्छी पैदावार मिल सकेगी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहूंगी कि गेहूं की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए रोग कीट से बचाना बेहद जरूरी है। चूर्णी लासिता के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण होते हैं चूर्णी लासिता के, और किस तरह से फसल को बचाया जा सकता है इससे? चूर्णी लासिता ये पाउडर गेहूं की बाली में बन जाता है। हालांकि बहुत कॉमन रोग नहीं है। अच्छा। लेकिन कभी कभी ये फसलों में आ जाता है कि जो गेहूं की फसल है तो आप इसकी पहचान करें। इसमें बालियों के अंदर पाउडर बन जाता है, सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है, और इसकी रोकथाम के लिए आप प्रोपेकोनाजोल
जो फफूंदनाशक कवकनाशक है उसका प्रयोग करें 0.1% घोल का, तो चूर्णी लासिता नियंत्रित हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई और समस्याएं आ सकती है जिसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं, जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मैडम, अपने शामगढ़ मंदसौर मध्य प्रदेश। जी जी बताइए राजू जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये गन्ने की फसल में जानकारी चाहता हूँ, ये किस टाइम पे बुआई करनी चाहिए, मतलब जी कब बुआई करनी चाहिए? राजू जी, इसके बुआई के दो बहुत ही महत्वपूर्ण समय हैं। जैसे इस समय अभी बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, तो आप अगर आपका खेत खाली हो चुका है तो आप गन्ने की बुआई इस समय भी कर सकते हैं, या शरदकालीन गन्ने के लिए आप अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। और जितना अभी जो फरवरी में बुआई कर देंगे बहुत अच्छी आप उपज ले सकते हैं, और वो डिपेंड ये भी करेगा अभी आपके खेत में कौन सी फसल है, तो आप इस समय भी बो सकते हैं, अक्टूबर में बो सकते हैं। बिल्कुल राजू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर तेवतिया, आपसे भी जानना चाहेंगे कि गन्ने की फसल में किस तरह के रोग कीट का जो है हमला हो सकता है और फसल को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाएं? हाँ देखिए, ये किसी भी फसल को अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो उसको रोग और कीटों से बचाना बहुत आवश्यक है जी। जैसे कि मैं पहले से ही शुरू से इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो लाल सड़न रोग था उससे पैदावार बहुत घटी है जी। बहुत घटी है। क्या कुछ खेत तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का अभी मैंने दौरा किया था, तो उसमें बहुत फसल बिल्कुल सूख चुकी है, तो उस समय मैंने उसका उपचार का विधि बता दिया, लाल सड़न रोग का बीज उपचार करें उसके लिए। माफ कीजिएगा डॉक्टर तेवतिया, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्कार जी जी अपना सवाल पूछें। अजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। जी अजीत जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हमें फाल्गुन माह का जो है गन्ना बोना है जी। हाँ जी, फाल्गुन माह का ये जो गन्ना बोना है, तो ये मतलब किस विधि से अच्छा रहेगा और ये कब से शुरू होगा बोना? अजीत सिंह जी, ये बुआई का समय फरवरी में आप बो सकते हैं गन्ना, और विधि जैसे मैंने पहले दो बताई थी, दो विधि बहुत अच्छी हैं। एक तो ट्रेंच मेथड से आप 4 फुट की दूरी रखिए और 1 फुट पर एक एक बड़ रखते चले जाइए, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन पूरी हो गन्ने की। नंबर 1 विधि ये है। दूसरी ये है कि आप पिट मेथड से भी बो सकते हैं। पिट मेथड से आप बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। उसमें आप लगभग 1.5 फुट का जो है डायमीटर का व्यास का और 2 फुट गहरा गड्ढा खोदिए, उसमें अपना मिट्टी में खाद वगैरह मिला के उसमें और आप भर दीजिए उसको मिट्टी को, और उसमें फिर गन्ने की जो आंखें हैं वो ऊपर को करके और उसको बो दीजिए और उस पर मिट्टी कर दीजिए। और उसके बाद जैसे भी मिट्टी चढ़ाना है जो समय पे, फिर बरसात से पहले वो सब करके कर दीजिए। तो बहुत ये दोनों विधि बहुत अच्छी हैं। वाइड स्पेसिंग इसलिए जरूरी है, गन्ने की फसल के लिए आपकी वानस्पतिक ग्रोथ चाहिए, और वानस्पतिक ग्रोथ के लिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है, और उसके लिए लाइट का मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वाइड स्पेसिंग रहेंगी तो जो हमारे गन्ने हैं जो ऊपर तक बढ़ते हैं, कुछ कल्ले निकलते हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं, उनसे गन्ना नहीं बन पाता। तो जब हम वाइड स्पेसिंग करते हैं, दूर दूर बोते हैं, तो उससे जो हमारे बड़े गन्ने हमको ज़्यादा मिलते हैं, और ज़्यादा मिलते हैं तो पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये है। तो अजीत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और गेहूं की फसल को किस किस तरह से नुकसान हो सकता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चूहों से भी कई बार फसल को काफी नुकसान हो जाता है, क्या उपाय करें? चूहे खास करके जब बालियां निकल चुकी होती हैं और दाना पड़ रहा होता है, उसमें दूध पड़ रहा होता है, या बालियां लगभग पक जाती, उस टाइम ज़्यादा आते हैं। हालांकि किसी अवस्था पे भी आ जाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई गोलियां बना सकते हैं, जहरीली गोलियां बनती हैं। इसमें 96 भाग आटा लें आप गेहूं का या मक्का का, 2 भाग तेल लें और 2 भाग जिंक फास्फाइड। इन तीनों का मिश्रण आप बना लें और छोटी छोटी गोलियां बना के जो उनके भट्ट होते हैं, छेद होते हैं चूहों के, उन पर रख दें
तो चूहों का नियंत्रण हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे किसान भाई चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। और गन्ने और गेहूं की किस तरह से अच्छी फसल आप ले सकते हैं, उन उपायों पर आज विस्तार से हमने चर्चा की है हमारे खास मेहमानों से। डॉक्टर तेवतिया और डॉक्टर दिनेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि सुधार को लेकर सरकार ने बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3 कृषि कानून बनाए हैं। तो आइए चलते चलते हम बता दें इन कृषि कानूनों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12 में टिप्पणियां, सुझाव और विचार 20 फरवरी 2021 तक एक पोर्टल के जरिए भेजे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कृषि कानून पर एक समिति बनाई गई है और जो सुझाव है और विचार है वो सरकार जो है और ये जो समिति है उसके लिए आप भेज सकते हैं। उसके लिए खास तौर पर एक पोर्टल जो है वो जारी किया गया है जहां पर आप अपने सुझाव और विचार बता सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय क्या रहेगा। हेलो किसान कार्यक्रम में कल बात होगी मौसमी फसल सब्जियों के प्रसंस्करण से आय में बढ़ोतरी की, और इसके अलावा विदेशी खरपतवार और उनका जैविक नियंत्रण, इस विषय पर कल चर्चा होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज जो है उस पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।